डियर व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम BSN फर्स्ट सेमेस्टर के फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एक इम्पोर्टेंट यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे। उस यूनिट का नाम है एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न। तो ये एक इम्पोर्टेंट और सिंपल यूनिट है जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि एक्टिविटी किसे कहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी में क्या क्या आता है, हमारे बॉडी के कौन से मोशन फिजिकल एक्टिविटी में आते हैं, इसके बाद फिजिकल एक्टिविटी क्यों ज़रूरी है, फिजिकल एक्टिविटी के हमारे बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट हैं, इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे एक्सरसाइज किसे कहते हैं, एक्सरसाइज के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर एक बंदा फिजिकल एक्टिविटी उसकी अच्छी नहीं है या वो एक्सरसाइज नहीं लेता तो उसके बॉडी पे क्या क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट होंगे, और इसी के साथ इस यूनिट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं तो वो भी हम मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। इस यूनिट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट फर्स्ट का वीडियो लेक्चर ये है जिसमें हम इस यूनिट के हाफ ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे। पार्ट सेकंड का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जिसके वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली लेक्चर वीडियो, स्किल वीडियो या MCQs वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस यूनिट को हम स्टार्ट कर लेते हैं एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न। एक्टिविटी एक्सरसाइज पैटर्न देखो, ये तो आपको पता भी है, इसके नाम से भी जाहिर है। हम जो है दिन को उठते हैं, इधर उधर जाते हैं, अपना काम करते हैं, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, यूनिवर्सिटी जाना, तो ये एक्टिविटी में आते हैं। अगर एक बंदा जितना अपने काम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है तो वो ज़्यादा एक्टिव होता है। दूसरा एक्सरसाइज पैटर्न, तो एक्सरसाइज पैटर्न पर हमारे पास स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ होती हैं, एक स्पेसिफिक एक रेगुलर एक्टिविटीज़ होती हैं और वो हम बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट्स को ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए करते हैं, जो आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि एक्टिविटी रिफर टू पर्सन रूटीन ऑफ एक्सरसाइज, एक्टिविटी, लेजर एंड रिक्रिएशन। देखो आपके रूटीन के जो एक्टिविटीज़ होती हैं, आपकी जो एक्सरसाइज लेते हैं, जो जिम जाते हैं, जो फ्री टाइम में आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं या कहाँ पे सैर व तफरी के लिए आप जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इन तमाम एक्टिविटीज़ को, इन तमाम रूटीन को एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न कहते हैं। हर एक बंदे की अपना एक्टिविटी और एक्सरसाइज पैटर्न होता है। सुबह उठता है, नाश्ता करता है, कोई स्कूल जाता है, कोई कॉलेज जाता है, कोई जॉब पे जाता है, वहाँ पे अपनी ड्यूटी परफॉर्म करके, वहाँ पे पढ़ के वो कोई घर आता है। इवनिंग के टाइम में कोई जो है जिम जाता है, कोई मॉर्निंग में एक्सरसाइज लेता है, कोई इवनिंग में कोई गेम वगैरह खेलता है। तो ये जो आपका सेटअप है ये आपका एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न कहलाता है, जिसमें हमारे पास आता है कि ADL कहते हैं एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ, एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ दैट रिक्वायर एनर्जी सच एज ड्रेसिंग एंड कुकिंग। तो हमारे पास जो डेली लाइफ की एक्टिविटी है, जो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा तैयार होना, अपने जो है कमरे की सफाई करना, घर की सफाई करना, फीमेल है तो कुकिंग करना, तो ये क्या है, ये आपके एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ में आता है। द टाइप, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एक्सरसाइज, आपके एक्सरसाइज के टाइप भी आता है एक्सरसाइज पैटर्न में कि आप कौन सा एक्सरसाइज लेते हो, कितना अच्छा आप एक्सरसाइज लेते हो और कितने टाइम के लिए आप एक्सरसाइज लेते हो, तो ये फिर आपके एक्सरसाइज पैटर्न में आते हैं। तो इन एक्टिविटी और एक्सरसाइज को मिला के जो डेली बेसिस पे आप परफॉर्म करते हो तो इसको एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न कहते हैं। अब सिंपल एक्टिविटी की बात आती है कि activity can be described as energetic action or as being in state of movement. People must move to obtain food and water to protect themselves from trauma and to meet other basic need. तो activity की यहाँ पे एक ये मिसाल है, एक ये डिफिनीशन है कि हमारे पास एक्टिविटी वो काम होता है या वो एक्शन होता है जिसमें हमारी एनर्जी सर्व होती है। देखो अगर एक बंदे के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है तो वो फिर अपने डेली बेसिस की एक्टिविटी अच्छे तरीके के साथ नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास एक एनर्जेटिक एक्शन होता है जिसमें एक बंदा स्टेट ऑफ मूवमेंट में होता है
और वो अपने लिए खुराक हासिल करता है, पानी हासिल करता है, आप खुद को ख़तरों से बचाता है और अपनी बेसिक नीड को पूरा करता है। मिसाल मैं आपको देता हूँ, फिर ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, मैं सुबह उठता हूँ, अगर मुझ में एनर्जी होगी तो मैं खूब अच्छी तरीके से तैयार होके कॉलेज जाऊँगा, यूनिवर्सिटी जाऊँगा पढ़ने के लिए। लेकिन अगर एक बंदा बीमार होता है तो वो फिर क्या करता है, वो फिर अच्छे तरीके से तैयार नहीं हो सकता। तैयार तो हो जाता है तो फिर कॉलेज जाने के लिए उसको गाड़ी की ज़रूरत होती है। अगर नज़दीक भी हो फिर भी उसको किसी ने ड्रॉप करना होता है, या वो मैं BAT में जाएगा या वो क्या करेगा, वो गाड़ी में जाएगा। लेकिन अगर उसका कॉलेज नज़दीक है और वो एनर्जेटिक है तो फिर वो पैदल भी 10-15 मिनट तक जा सकता है। तो एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी हमारे पास एक एनर्जेटिक एक्शन होता है जिसमें हमारी एनर्जी सर्च होती है और इसमें हम अपने लिए खुराक अरेंज करते हैं, खुराक पैदा करते हैं, अपने लिए पानी और अपने बेसिक नीड्स पूरी करते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा है ट्रामा, कि अपने आप को ट्रामा से बचाना। देखो क्या है कि अगर मैं एक्टिव हूँ तो कहाँ पे कोई बम ब्लास्ट होता है, कहाँ पे कोई अर्थक्वेक वगैरह आता है तो मैं भाग के खुद को सेव कर सकता हूँ। लेकिन एक अगर बूढ़ा बंदा है या छोटा बच्चा है जिसके पास इतनी एनर्जी ही नहीं है कि वो भाग जाए, तो फिर क्या होता है, तो फिर वो ट्रामा से इतने ज़्यादा खुद को नहीं बचा सकता। लेकिन अगर हम एनर्जेटिक होंगे तो यहाँ कहीं से गिरते हैं या कोई एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो हम पूरी अपनी कोशिश कर सकते हैं कि उस ट्रामा से खुद को बचाएं। तो वो फिर हमारे एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। हम एक्टिव होंगे उतना हम क्या करते हैं, खुद को बचा सकते हैं ट्रामा से और अपनी बेसिक नीड पूरी कर सकते हैं। सेकेंड डिफिनीशन इस एक्टिविटी की है कि बॉडी मूवमेंट्स प्रोड्यूस बाय स्केलेटल मसल दैट रिक्वायर एनर्जी एक्सपेंडिचर एंड प्रोड्यूस प्रोग्रेसिव हेल्थ बेनिफिट्स। क्या होता है कि एक्टिविटी हमारे बॉडी के मसल्स के वो मूवमेंट होते हैं जिसमें वो एनर्जी सर्च करते हैं और इसका हमारे बॉडी के ऊपर हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। और हेल्थ बेनिफिट्स यही है, देखो मैं एक्टिव हूँगा जो है, मैं खुद खाना अपने लिए प्रिपेयर कर सकता हूँ, बाजार से ला सकता हूँ, सही है। मैं एक्टिव हूँगा, मैं पैदल सफ़र कर सकता हूँ, मैं एक्टिव होता हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, सीढ़ियाँ उतरता हूँ, सही है। तो अगर मेरे पास एनर्जी है, मैं एक्टिविटी अच्छे तरीके से परफॉर्म करता हूँ तो फिर मेरे हेल्थ में बेनिफिट आएगा, मेरे हेल्थ में बेहतरी आएगी। लेकिन वो लोग जो क्या होते हैं, जो फिजिकली एक्टिव नहीं होते, तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बीमारियां आ जाती हैं, जिस तरह हाइपरटेंशन का मरीज़ हो जाना, डायबिटिक का मरीज़ हो जाना, जो इस यूनिट के सेकेंड वीडियो लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया है कि अगर एक बंदा एक्टिव नहीं है तो फिर उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होंगे। एक्टिविटी के लिहाज से की फैक्टर्स हमारे पास हैं कि इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी एज वन ऑफ द 10 लीडिंग रिस्क फैक्टर फॉर डेथ वर्ल्ड वाइड। देखो दुनिया में 10 में से एक रिस्क ये भी है कि अगर एक बंदा फिजिकली एक्टिव नहीं है जितना उसको होना चाहिए था तो ये फिर क्या डेथ काज करता है। तो 10 में से 1 रिस्क फैक्टर ये भी है कि अगर एक बंदा फिजिकली एक्टिव नहीं है जो उसको होना चाहिए था तो फिर उसकी डेथ वो 10 में से 1 रिस्क पे है। क्यों? देखो अगर एक बंदा फिजिकली एक्टिव नहीं है उसमें मोटापा आएगा, उसमें जो है हार्ट की एक्टिविटी कम होगी, हार्ट के मसल वीक होंगे, उसके बॉडी के बाकी मसल्स भी वीक होंगे, उसमें फिर तरह तरह की बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं, सही है। इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी is a key risk factor for non-communicable disease such as cardiovascular disease, कैंसर एंड डायबिटीज़। यही बात जो मैंने आपको कहा कि अगर एक बंदा हमारे पास फिजिकली एक्टिव नहीं है, वो अपने एनर्जी को सही से इस्तेमाल नहीं करता तो उसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हमारे पास नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं जो एक से दूसरे को नहीं लग सकते। उसके लिए सिंपल यहाँ पे NCD भी यूज़ हुआ है। तो फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इस तरह के लोगों में आ जाते हैं जिस तरह हार्ट के प्रॉब्लम हो गए, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो गए, कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया। तो इसलिए कहते हैं ना कि कार्डियोवास्कुलर के साथ या हमारे पास डायबिटिक पेशेंट होते हैं तो उनको कहते हैं कि आप लोग एक्सरसाइज किया करें, आप लोग फिजिकल एक्टिविटी किया करें। क्यों? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी हमें इन डिजीज से प्रिवेंट कर सकती है। फिजिकल एक्टिविटी हैज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट बेनिफिट्स एंड कंट्रीब्यूट टू प्रिवेंट NCDs। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी होंगे, आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा और ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से आप प्रिवेंट भी होंगे।
ग्लोबली 1 in 4 एडल्ट इज नॉट एक्टिव इनफ। कहते हैं कि वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो चार में से एक एडल्ट जो है वो फुली एक्टिव नहीं है जितना उसको होना चाहिए था। मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड एडोलेसेंट पॉपुलेशन इज इनसफिशिएंट फिजिकली एक्टिव। और जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन है, जो एडल्ट अभी नहीं हुए, एडल्ट से पीछे कम एज वाले जो हमारे पास बच्चे होते हैं, तो वो क्या है, तकरीबन 80% इस तरह के बच्चे हैं जो क्या हैं, जो फुली फिजिकली एक्टिव नहीं है। रीजन बहुत सी रीजन है। पहले गेम हुआ करते थे, लोग इधर उधर गेम खेलते थे, लेकिन आजकल क्या है, आजकल ये मोबाइल यूज़ आ गया है, ये पबजी वगैरह ये चीज़ें आ गए। तो फिर इवनिंग के टाइम पे पहले लोग क्रिकेट और फुटबॉल खेलने जाते थे, अब घर में बैठ के वो गेम खेलते हैं। तो जितनी उनकी फिजिकल एक्टिविटी होनी थी वो उनकी इतनी नहीं होती। नज़दीक जगह होती है वो मोटरसाइकिल निकाल के उस पर चले जाते। तो ये 80% ये रिसर्च हुआ है कि 80% से ज़्यादा एडोलेसेंट फिजिकली एक्टिव नहीं है। पॉलिसी टू एड्रेस इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी आर ओरिएंटेशनल ऑपरेशनल इन 56% ऑफ WHO मेंबर स्टेट्स। देखो, WHO कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंडर उसके मेंबरशिप में जितने स्टेट्स हैं उसमें से 56% जो है स्टेट ने ये पॉलिसी बनाई है कि किस तरह हम लोगों को फिजिकली एक्टिव करा सकते हैं। सही है। WHO मेंबर स्टेट्स have agreed to reduce insufficient physical activity by 10% by 2025। कि ये जो हमारे पास फिर 80% जो है लोग फिजिकली एक्टिव नहीं है, तो इसको हमने 10% तक कम करना है 2025 तक। और ये क्या किया है, ये WHO के साथ तकरीबन 56%, 56% जो हमारे पास वो हैं ममालिक से, स्टेट्स हैं, उन्होंने इस बात पे रजामंदी हासिल की है कि हम पॉलिसी बना रहे हैं, हम लोगों को जो है वो एजुकेट कर रहे हैं, और 2025 तक तकरीबन 10% जो है क्या हो जाएगा, हमारे पास इस तरह के जो ये परसेंटेज जो 80% हैं ये 10% तक कम हो जाएगी। मतलब अभी जो करंटली है तो 80% तक लोग फिजिकली एक्टिव नहीं है, लेकिन ये परसेंटेज फिर 10% तक आ जाएगी। और मतलब ये है कि हम लोगों की फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने में क्या करेंगे, उनके साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया है कि हम इंशाल्लाह पॉलिसी बनाएंगे और लोगों का क्या करना है, लोगों को हमने एक्टिविटी की तरफ लेकर आना है। अब फिजिकल एक्टिविटी क्या है, व्हाट इज फिजिकल एक्टिविटी? WHO की ने जो डिफिनीशन दी है कि WHO डिफाइन फिजिकल एक्टिविटी, तो ये डिफिनीशन आप याद रख लें कि एनी बॉडीली मूवमेंट प्रोड्यूस बाय स्केलेटल मसल दैट रिक्वायर एनर्जी एक्सपेंडिचर। कोई भी बॉडी का मूवमेंट जो हमारे मसल्स करते हैं और जिसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उन मोमेंट में क्या आता है, इंक्लूडिंग एक्टिविटी अंडरटेकिंग वाइल वर्किंग, प्लेइंग, कैरिंग आउट हाउस होल्ड चोर्स, ट्रेवलिंग, इंगेजिंग इन रिक्रिएशनल परस्यूट्स। क्या है, घरेलू काम करना, खेलना, नॉर्मल बाहर के काम करना, दफ्तर का काम करना। इसके साथ क्या है कि रिक्रिएशनल तफरी के एक्टिविटीज़ में ख़ुद को इन्वॉल्व करना, जिस तरह कॉलेजेस वगैरह में स्पोर्ट्स गाला होते हैं, लोग रेगुलर क्या करते हैं, खेलते हैं, लोग जो है मेले वगैरह लगते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह जो लेते खेलते हैं। तो क्या है कि इन तमाम एक्टिविटी जिसमें हमारे मसल यूज होते हैं और जिसमें हमारी बॉडी एनर्जी सर्च करता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फिजिकल एक्टिविटी। और ये WHO ने डिफिनीशन दी है फिजिकल एक्टिविटी की। द टर्म फिजिकल एक्टिविटी शुड नॉट कंफ्यूज्ड विद एक्सरसाइज which is subcategory of physical activity that is planned, structured, repetitive and aimed to improve or maintain one or more component of physical fitness। तो यहाँ पे MCQs के तौर पे आप याद रखें कि एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। एक्सरसाइज एक पार्ट है फिजिकल एक्टिविटी का, लेकिन एक्सरसाइज वो एक्टिविटी होती है जो पहले से प्लान की है हमने, जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्ड होती हैं और जिसको बार बार हम रिपीट करते हैं। सिंपल इसकी एग्जांपल दूं कि आप जिम जाते हो, तो जिम में आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो पहले से आपको पता होता है कि अभी मैंने बाइसेप बनाने हैं, अब मैंने सिक्स पैक्स बनाने हैं, मैंने कौन से बॉडी का पार्ट को इम्प्रूव करना है,
स्ट्रॉन्ग बनाना है तो पहले ने आपने प्लानिंग की है, फिर उसी के मुताबिक आप स्पेसिफिक एक्सरसाइज करते हो और उन एक्सरसाइज को बार बार आप रिपीट करते हो। तो इस तरह की अगर एक्टिविटी है तो इसको फिर हम एक्सरसाइज कहते हैं। फिजिकल एक्टिविटी जनरल टर्म है, लेकिन एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी का एक पार्ट है जो कि फिजिकल एक्टिविटी से बिल्कुल मतलब उससे डिफरेंट है। क्योंकि आप घर से जा रहे हो पैदल स्कूल तो ये आपकी एक्टिविटी है, लेकिन इस तरह तो नहीं करते कि आप घर से चले गए स्कूल फिर 2 मिनट बाद फिर घर आ गए फिर चले गए, इस तरह तो नहीं होता ना। तो एक्सरसाइज में ये चीज़ होती है कि वो पहले से प्लान होगा, वो एक स्ट्रक्चर होगा, एक सीक्वेंस के मुताबिक होगा और उसको हम बार बार रिपीट करेंगे और उसका मकसद हमारे बॉडी के एक स्पेसिफिक पार्ट को या मेंटेन रखना या उसको इम्प्रूव करना, उसको स्ट्रांग बनाना होता है, उसको एक्सरसाइज कहते हैं। बोथ मॉडरेट एंड विगोरस इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी ब्रिंग हेल्थ बेनिफिट। देखो जो आपकी नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी है या आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो, दोनों ही आपके हेल्थ के लिए बेनिफिट है, ये आपके हेल्थ को बेहतर बनाते हैं। अब एक्सरसाइज की यहाँ पे डिफिनीशन है जो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन भी की है कि एक्सरसाइज इज अ टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी डिफाइंड एज अ प्लान structured and repetitive body movement done to improve or maintain one or more component of physical फिटनेस। क्या है कि ये हमारे पास पहले से प्लान, आपने पहले से मंसूबा बनाया होगा कि मैंने इस तरह ये चीज़ें एक्सरसाइज में करनी है, प्रॉपर पहले आपने स्ट्रक्चर बनाया होगा कि मैंने पहले ये स्टेप करना है फिर ये स्टेप मैंने करना है और बार बार आप उस चीज़ को रिपीट करते हो। जिस तरह कहते हैं 10 पुशअप लगाओ फिर 2-3 दिन बाद 15 लगाओ फिर 20 लगाओ, इस तरह जिस लोगों ने जो है जिम ज्वाइन किया होगा या जिम जो गए हैं तो उनको थोड़ा बहुत इन चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है। तो एक्सरसाइज हमारे पास पहले से प्लान किया हुआ स्ट्रक्चर और एक रिपीटेटिव एक्शन होता है जो हमारे बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट को इम्प्रूव करने, उनको मेंटेन रखने या उनको स्ट्रांग बनाने में हेल्प देता है। या इसकी सेकेंड डेफिनेशन है कि इट इज़ अ फिजिकल एक्टिविटी for the purpose of conditioning the body, improving health, maintaining fitness or may be used as a therapeutic measure। देखो ये फिजिकल एक्टिविटी है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी से डिफरेंट इसलिए है कि ये पहले से स्ट्रक्चर और प्लान होगा। ये डिफिनीशन कहता है कि ये हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी है लेकिन ये स्पेसिफिक होती है हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, हमारे बॉडी पार्ट के डिफरेंट पार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और ये थेराप्यूटिक भी हो सकता है। अक्सर होता है ना लोगों को इंजरी हो जाती है, मस्कुलर प्रॉब्लम हो जाते हैं या बॉडी का कोई और प्रॉब्लम हो जाते हैं वर्टिब्रल कॉलम, तो उनको स्पेसिफिक एक्सरसाइज बता देते हैं घर के लिए। या कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं या हमारे पास कोई पेशेंट डायबिटिक हैं या ओबेस पेशेंट है, तो उनको क्या होते हैं, उनको इस तरह के एक्सरसाइज बताए जाते हैं जो उनके सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तो एक्सरसाइज को थेराप्यूटिक मायर के लिए भी यूज़ करते हैं अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट के लिए, डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। जितने भी हमारे पास ये फिजियोथेरेपी वाले होते हैं ये एक्सरसाइज से जो है क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं लोगों के डिफरेंट टाइप ऑफ एबनॉर्मेलिटीज़ को, स्पेशली मस्कुलोस्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज़ को। अब हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी की यहाँ पे 2 टाइप्स है, एक एरोबिक एक्सरसाइज है और एक एनएरोबिक। एरोबिक में हम ऑक्सीजन यूज़ करेंगे, एनएरोबिक में हम ऑक्सीजन यूज़ नहीं करते। आगे जाके अभी हम कर देते हैं इन दोनों टाइप्स को। एरोबिक एक्सरसाइज ongoing physical activity that raises your breathing rate and heart rate is called aerobic exercise। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपके हार्ट रेट को और ब्रीथिंग को इंक्रीज करे ये एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। मतलब ये है कि आप जो है नॉर्मली दौड़ते हो लेकिन तेज नहीं, सिंपल, ये जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, सही है, तो वो क्या होती है, एरोबिक एक्सरसाइज। तो कोई भी इस तरह की एक्टिविटी जिसमें आप ऑक्सीजन लेते हो और आप अपने क्या करते हो, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करते हो, ब्रीथिंग रेट आपका इंक्रीज हो जाता है और हार्ट रेट आपका इंक्रीज हो जाता है और आपकी बॉडी की नीड पूरी होती है। तो इस टाइप ऑफ एक्सरसाइज को हम एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट योर बॉडी टेक इन एंड यूज। देखो ये आपकी बॉडी को, देखो जब एक्टिविटी हमारी होगी तो हमारे ऑक्सीजन की नीड बढ़ेगी, तो ये हमारे बॉडी के ऑक्सीजन नीड को ज़्यादा करके ऑक्सीजन इनटेक को बढ़ाती हैं। लेकिन ऑक्सीजन बॉडी में जाएगा जब ऑक्सीजन के से एक्स्ट्रा आपकी एक्टिविटी बढ़ जाती है कि आपको जितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड था उससे भी आपकी एक्टिविटी ज़्यादा है, तो फिर वो एनारोबिक में इंटर हो जाते हैं। यहाँ पे वो बात नहीं हो रही।
और ये हमारे पास एरोबिक एक्सरसाइज है कि या हमारे पास स्विमिंग आती है, या आपके पास क्या है कि हमारे पास जो है ये इसको क्या कहते हैं, इसको स्काइंग कहते हैं, या आप जो है क्या करते हो, क्लाइंबिंग वगैरह करते हो, या नॉर्मल आप ब्रिस्क वॉक करते हो। ब्रिस्क वॉक कहते हैं जो तेज तेज आप चलते हैं, जो मॉर्निंग वॉक में जो लोग पार्क वगैरह में तेज तेज चलते हैं, तो ये आपकी एरोबिक एक्सरसाइज में आता है। इसमें आपकी ऑक्सीजन नीड ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आपकी बॉडी पूरा करती हैं, वो लंग्स आपके बॉडी को वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ब्रीथिंग को बढ़ाकर। जो एनारोबिक एक्सरसाइज है तो उसमें क्या होते हैं कि इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी दैट लास्ट फॉर अ फ्यू सेकंड टू अ फ्यू मिनट इज कॉल्ड एनारोबिक एक्सरसाइज। ये हमारे पास वो स्ट्रांग, वो सख्त फिजिकल एक्टिविटी होती है जो कि कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक होती हैं। सही है, ये ज़्यादा देर तक हम एनारोबिक एक्सरसाइज नहीं कर सकते। और इसमें क्या होता है कि मोस्ट एनारोबिक एक्सरसाइज डेवलप मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। क्या होता है कि जो एनारोबिक एक्सरसाइज होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग एक्सरसाइज हम करते हैं, जिस तरह लोग जिम वगैरह में ज़्यादा वजन वगैरह उठाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आपकी बॉडी की नीड, जो आपकी बॉडी सप्लाई करती है ऑक्सीजन, उसकी नीड से भी ज़्यादा आपकी नीड बढ़ जाती है, तो फिर एनारोबिक एक्सरसाइज में कन्वर्ट हो जाता है कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। और ये कुछ मिनट के लिए हम कर सकते हैं, ज़्यादा देर तक हम ये नहीं कर सकते। इसके बाद क्या होता है कि ये आपके मसल को स्ट्रांग बनाता है, उसमें क्या उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, उनके फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आता है एनारोबिक एक्सरसाइज। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि एनारोबिक एक्सरसाइज ये मसल की स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है। एंड्योरेंस कहते हैं बर्दाश्त को, उनकी कैपेसिटी को। और देखो ये आपके पास एनारोबिक एक्सरसाइज है कि ये हमारे पास रनिंग हो रही है, कि ये बंदा जो है क्या कर रहा है, ये बंदा हमारे पास दौड़ रहा है, तो फिर ये क्या करेगा, ये जो तेज भागने वाले लोग होते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं, तो वो होता भी कम टाइम के लिए है। सही, उनकी रनिंग भी कम टाइम की होती है और वो एनारोबिक में आ जाती है, जिससे उसके मसल भी स्ट्रांग होते हैं और वो कम टाइम में बहुत ज़्यादा फासला कवर कर लेते हैं। या ये पुशअप हमारे पास हो गया, या कोई लिफ्टिंग वगैरह हो गया जो हम जिम वगैरह में करते हैं, तो ये फिर आपके पास इन एरोबिक एक्सरसाइज में आता है। इसके बाद स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस के लिहाज से हमारे पास फिजिकल क्या है कि एक्सरसाइज के अपने टायर्स हैं, तो उसमें आइसोमेट्रिक आता है, आइसोटोनिक आता है, आइसोकाइनेटिक। लेकिन ये क्या आपके मसल के स्ट्रांगनेस और उसके कैपेसिटी पे, उसके बर्दाश्त पे, उसके एक लिमिट के बेस पे हमारे पास 3 टाइप ऑफ एक्सरसाइज होते हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक एंड आइसोटोनिक। और ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि ये एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ के लिहाज से हैं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज किसे कहते हैं? Isometric exercise is an exercise in which muscle contract but very little body movement take place. आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज ये होगा कि आपके मसल तो कंट्रैक्ट होंगे, लेकिन एज अ होल आपकी बॉडी क्या करेगी, वो इतनी ज्यादा नहीं हिलेगी, जो आगे जाके पिक्चर में मैं आपको दिखा दूंगा। आइसोमेट्रिक वो एक्सरसाइज होता है आपकी पूरी बॉडी स्टेबल रहती है, लेकिन आपके एक स्पेसिफिक मसल क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। इफ यू डू आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज ऑन अ रेगुलर बेस, द मसल यू यूज विल बिकम स्ट्रांगर। देखो, जब आप लोग ये जो लोग जिम गए होते हैं उनको इसका अच्छी तरीके से पता होता है कि हम क्या करते हैं कि हमने जो मसल्स को स्ट्रांग करना होता है, डेवलप करना होता है, हम बैठ के सिर्फ उसी मसल को मूवमेंट देते हैं। सही है, ये जो बाइसेप मसल हम ये क्या करते हैं, बाइसेप मसल हम डेवलप करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो जो जिम करने वाला बंदा होता है वो बैठ के क्या करता है, वजन को उठाता है। सही है, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ उस स्पेसिफिक मसल की क्या करना होता है, डेवलपमेंट करनी होती है, उसको स्ट्रांग बनाना होता है। तो इस तरह के एक्सरसाइज को आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहते हैं कि स्पेसिफिक मसल मूवमेंट में होंगे, पूरी बॉडी स्टेबल होगी। और ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के टाइप्स हैं, यहाँ पे आप पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं। देखो, ये जो हमारे पास ये इस पिक्चर में दिखाए गए हैं कि ये क्या होते हैं, ये जो वो करते हैं जिम्नास्टिक वगैरह होते हैं, तो वो फुट को इस तरफ ज़मीन पे रखते हैं कि खुद को स्टेबल बना के सिर्फ अपने हैंड की मूवमेंट कराते हैं। यहाँ पे भी पिक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ पे ये बाइक वगैरह वाले आप देख सकते हो कि वो क्या करते हैं, वो हैंड और फुट को सिर्फ यूज़ करते हैं और क्या करते हैं, वो तरह तरह के जंप लगाते हैं बाइक वगैरह पे। तो वो एक्सरसाइज
जिसमें आपकी बॉडी स्टेबल रहेगी, स्पेसिफिक मसल मूवमेंट करेंगे, तो उसको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहते हैं। एमसीक्यूज के लिए आप लोग याद रख लें, इन 3 टाइप से एक एमसीक्यूज इंशाल्लाह लाजमी आएगा। दूसरा, आइसोटोनिक एक्सरसाइज। आइसोटोनिक एक्सरसाइज इन्वॉल्व कंट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग योर मसल थ्रू द फुल रेंज ऑफ जॉइंट मूवमेंट। क्या है कि इसमें आपके मसल कंट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे, लेकिन आपका फुल जॉइंट मूवमेंट करेगा। इसमें सिर्फ वो प्रॉपर स्पेसिफिक पार्ट मूवमेंट नहीं करेगा, बल्कि फुल जॉइंट मूवमेंट करेगा। इसको आइसोटोनिक कहते हैं। थ्रू रिपीटिशन ऑफ आइसोटोनिक एक्सरसाइज यू कैन डेवलप मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। इसके साथ आप मसल स्ट्रेंथ के साथ साथ आप मसल की कैपेसिटी भी बढ़ाती हो, एंड्योरेंस कहते हैं बर्दाश्त को भी बढ़ाते हो। यहां पिक्चर के थ्रू मैं आपको दिखा दूं। देखो यहां पे आप देखें कि ये वजन लिफ्ट कर रहा है, वजन उठा रहा है, तो ये क्या कर रहा है। इस पिक्चर को अगर हम जूम कर लें तो ये मसल यूज कर रहा है यहां पे, ये जॉइंट, और इसका ये जॉइंट भी इसके साथ मूवमेंट करता है, इसका ये जॉइंट भी मूवमेंट करता है। तो ये फुल बाय फुल जॉइंट्स को मूवमेंट दे रहा है और क्या करता है, मसल की डेवलपमेंट करता है। लेकिन यहां पे एक बात आप लोगों को पता चले कि ये स्टैंडिंग कंडीशन में है, पूरा स्टेबल है, लेकिन इसका ये जॉइंट और ये जॉइंट ये क्या करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं, तो इसको कहते हैं आइसोटोनिक। हालांकि आइसोमेट्रिक में सिर्फ वो स्पेसिफिक मसल को मूवमेंट देता था, अब ये पूरे हाथ को मूवमेंट दे रहा है और इसके साथ मसल की स्ट्रेंथ भी होती है और उसमें एंड्योरेंस भी आता है। और आइसोकाइनेटिक किसे कहते हैं कि इन आइसोकाइनेटिक मसल कंट्रैक्ट एट अ कांस्टेंट रेट। These exercises are often used as a therapy to rebuild muscle strength after an injury। क्या होता है आइसोकाइनेटिक में कि आपके मसल कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, लेकिन एक कांस्टेंट रेट पे। सही है, मतलब ये नहीं कि आप में स्ट्रेंथ आती है और आप फिर उसको बढ़ाते हो। अक्सर लोग क्या करते हैं, पहले सिंपल एक्सरसाइज फिर एक्सरसाइज को बढ़ाते हैं, ये जो जिम वगैरह में होते हैं। लेकिन आइसोकाइनेटिक में ये होगा कि आपके पास कोई पेशेंट है, उसका क्या है, उसका जॉइंट वगैरह की कोई सर्जरी हुई है, तो फिर आप उसको कांस्टेंट एक्सरसाइज का कह देते हो कि आपने क्या करना है, दिन में 5 दफा आपने अपने उसकी वर्जिश करनी है अपने फुट की। लेकिन ये नहीं कि हम कहते हैं कि आप इसको बढ़ाओगे फिर आप जो है जिम ज्वाइन करो या वजन इंक्रीज करो। तो अगर किसी पेशेंट को जॉइंट या इस तरह की प्रॉब्लम होती है मसल्स वगैरह की, और उनको घर के लिए जो एक्सरसाइज बताए जाते हैं तो वो एक कांस्टेंट रेट पे बताते हैं कि मतलब आपने क्या करना है, आपने रेगुलरली सिंपली अपनी इस जॉइंट को मूवमेंट देनी है ताकि ये जॉइंट आपका एक्टिविटी करना स्टार्ट कर ले, मतलब मूवमेंट स्टार्ट कर ले। तो वो फिर क्या है, वो फिर थेराप्यूटिक एक्सरसाइज होता है। और आइसोकाइनेटिक हमारे पास मैक्सिमम किसके लिए यूज किया जाता है, ऑफन ये एज अ थेरेपी यूज करते हैं कि अगर किसी पेशेंट का मसल या उसके जॉइंट वगैरह में प्रॉब्लम आ गई है, उसकी कोई सर्जरी हो गई है और उसको फिर से मूवमेंट में लाना है, तो फिर उसको आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज का कहते हैं। सही है, तो ये टाइप्स आपको याद होनी चाहिए एमसीक्यूज के लिए। और ये आइसोकाइनेटिक के यहाँ पे डिवाइस पड़े हुए हैं, ये मशीन्स होते हैं, तो ये फिर क्या करते हैं, ये फिर इनसे जो है इनसे एक्सरसाइज करवाते हैं। ये फिजियोथेरेपी वगैरह वाले जो ना ये मशीन रख के क्या करते हैं, पेशेंट्स के रिकवरी करते हैं उनके मसल और जॉइंट प्रॉब्लम में। तो इसमें उनको एक सिंपल एक्सरसाइज का बताते हैं और एक कांस्टेंट रेट पे उनको करना होता है, मतलब उसको ज्यादा बढ़ाना नहीं होता, क्योंकि उनका मकसद मसल्स को स्ट्रांग बनाना नहीं बल्कि मसल को वापस अपने फंक्शन में लेकर आना होता है, और इसको आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज कहते हैं। तो ये हमारे पास इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट था। इसका सेकंड पार्ट ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर भी आप इस यूनिट का सेकंड पार्ट देख सकते हैं। और वैसे भी आप उसको यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज बाय फरमान, अगर आप दें तो दोनों पार्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। तो इस यूनिट में कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और आप किस सिटी से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप कमेंट में वो सिटी मेंशन कीजिएगा। ओके, थैंक यू।